बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉले सोइनका पे। और इनकी आज हम बायोग्राफी पढ़ेंगे, मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे, राइटिंग स्टाइल देखेंगे, थीम्स को देखेंगे और साथ में आज हम इनका मेजर वर्क पढ़ेंगे जो कि है मैंडेलास अर्थ एंड अदर पोइम्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू वॉले सोइनका। तो ये पैदा हुए थे 13 जुलाई 1934 को नाइजीरिया में। और ये एक योरोबा थे। योरोबा जो है ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि वेस्ट अफ्रीका से है। और इबादन इबादन जो है ये एक कैपिटल सिटी है नाइजीरिया का, जो कि कल्चरल और स्पिरिचुअल हब समझा जाता है योरोबा पीपल के लिए। इन्होंने अपनी जो स्टडी है वो गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल की और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज इन नाइजीरिया। और उसके बाद 1958 में इन्होंने इंग्लिश की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड से। उसके बाद ये नाइजीरिया वापस आ गए और इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिंग की कंपनी जो है वो स्टार्ट की और अपना इन्होंने फर्स्ट मेजर प्ले यहाँ पे क्रिएट किया। और वो कौन सा है, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। ये इन्होंने वर्क लिखा था नाइजीरिया की 60 इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पे 1960 में। और ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1963 में। और अब आप देखें कि ये पहले जो है पहले परफॉर्म हुआ है 1960 में और ये पब्लिश हुआ है 1963 में। और इसमें जो है ये क्रिटिसाइज़ करते हैं उस आइडिया को कि जो प्रेज़ेंट है वो पास्ट से बेटर है। मज़ीद अगर आगे हम बात करें तो सोइनका जो हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं नाइजीरियन डेमोक्रेसी के काफ़ी साल तक। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशंस को लीड भी किया। उसमें हम लोगों को जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हिस्सा लिया, जिसमें हम लोगों को नेशनल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ नाइजीरिया, प्रो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने हिस्सा भी लिया। और ये एक एक्टिविस्ट से, तो एक्टिविज़्म की वजह से इनको काफ़ी दफ़ा कैद भी हुई। इनको जो है वो कैद हुई है आई गेस 1967 में। इनको अरेस्ट किया गया था और तकरीबन 22 मंथ के लिए इनको जो था वो कैद में रखा गया था। टाइम जो पीरियड चल रहा था वो था नाइजीरियन सिविल वॉर का। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इनको जिला वतन भी किया गया, इनको जिला वतन किया गया था 1994 में आई गेस। 1994 में इनको जिला वतन भी किया गया था। उसके बाद 2010 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो एस्टेब्लिश की, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर पीपल्स फेडरेशन, ठीक है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन थी जिसमें कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन थी जिसका एम ये था कि वो प्रमोट करे डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को और एक गुड गवर्नेंस को नाइजीरिया में। 1986 में ये पहले फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन थे जिन्होंने लिटरेचर में वे एक नोबेल प्राइज़ भी विन किया। सोयनका जो थे वो एक सूथ आफ्टर लेक्चरर भी बने। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसको कि अपनी फ़ील्ड में कमांड हासिल होती है, ठीक है? और इनकी जो बातें थी ना, इनको बातों को, इनके लेक्चर्स को भी पब्लिश करवाया गया और उसको टाइटल क्या दे दिया गया, क्लाइमेट ऑफ फ़ियर का, ठीक है? ये इनके लेक्चर्स थे 2004 रीथ लेक्चर्स, जो कि टाइटल उनको उसको दिया गया क्लाइमेट ऑफ फ़ियर का, और ये भी पब्लिश करवाए गए। और इनका नाम जो है वो शुमार किया जाता है दुनिया के फ़ेमस ऑथर्स में से। इन्होंने वाइड रेंज में जो है वो वर्क्स लिखे जिसमें कि प्लेज़ भी मिलेंगे हमको, नॉवल भी, पोएम्स भी और ट्रांसलेशंस भी। ये अपने वर्क्स में वेस्टर्न और अफ्रीकन सिविलाइज़ेशन को ब्लेंड करके लिखा करते थे, क्योंकि कुछ इनको ना एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी। अफ्रीकन जो थी वो इनको हेरिटेड था, अफ्रीकन सिविलाइज़ेशन, और जो था वेस्टर्न वो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल किया था। तो ये दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके, इन दोनों दोनों सिविलाइज़ेशंस को ब्लेंड करके वो अपने वर्क्स में लिखा करते थे। आगे हम लोग इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग देख लेते हैं। तो इन्होंने ना सेवरल कॉमेडीज़ लिखी हैं जिसमें कि हम लोगों को मिलेगा द ट्रायल्स ऑफ ब्रदर जैरो, जैरोज़ मेटामॉर्फोसिस, द लायन एंड डेविल। और ये जो है ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था इबादन में और पब्लिश हुआ था 1963 में। ये जो इनका वर्क है द लायन एंड द डेविल, इसमें ना एक क्योंकि ये कॉमेडी है तो इसमें इन्होंने ना मज़ाक उड़ाया है स्कूल टीचर्स का। स्कूल टीचर्स कौन से? ऐसे स्कूल टीचर्स जो कि अफ्रीकन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे प्रायोरिटीज़ देते हैं किसको? वेस्टर्न नॉलेज को, ठीक है? और इनके नज़दीक जो है वो अपीयरेंस ज़्यादा मायने रखती है, साथ ही साथ स्टेटस जो है, स्टेटस को उनको ज़्यादा कंसर्न करता है। यानी कि वो टीचर्स जो कि व्हाइट पीपल को ज़्यादा अहमियत देते थे, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ब्लैक पीपल पे, तो ऐसे स्कूल टीचर्स का उन्होंने मज़ाक उड़ाया अपने इस प्ले में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने प्लेज़ भी लिखे हैं जिसमें कि हम लोगों को मिलेगा द स्ट्रॉन्ग ब्रीड, कॉन्ग हार्वेस्ट, द रोड, फ्रॉम ज़िया विद लव। और सटायर मिलेगी हम लोगों को, एक इनका साइरेटिकल प्ले है किंग बाबू। और अपने इन वर्क्स में इन्होंने अफ्रीकन डिक्टेटर्स को एक नफ़रत की निगाह से देखा है और साथ में एक डिससैटिस्फैक्शन शो करवाई है नाइजीरियन सोसाइटी से। इन्होंने अपनी ट्रेजेडीज़ में वेस्टर्न आइडियाज़ को ब्लेंड किया है, योरुबा फ़ोल्कलोर, उनके रिलिजन, फ्लैशबैक यूज़ किए हैं, क्लेवर एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है, सिंबोलिज़्म को यूज़ किया है ताकि वो एक रिच ड्रामेटिक इफ़ेक्ट को क्रिएट कर सकें।
इनके जो बेस्ट वर्क्स हैं वो जाने जाते हैं इनके ह्यूमर, इनके पोएटिक स्टाइल, इनके सटायर और इनकी एक ऐसी स्किल जिसमें कि वो एक मैचिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स वगैरह को भी उसमें यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, सोशल स्टेटस और मॉरल कैरेक्टर्स को भी यूज़ करते हैं। इनकी जो पोएट्री है उसमें वो लिरिक का यूज़ करते हैं, ड्रामेटिक और मेडिएटिव जॉनरास वगैरह का यूज़ करते हैं, एक प्रिसाइज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और वो पोएम्स जो कि इन्होंने कैद में लिखी थी, उनमें इन्होंने किसके खिलाफ लिखी थी? बायाफ्रा कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था और तकरीबन 22 मंथ्स के लिए इनको कैद में रखा गया था और वहाँ पे इन्होंने एक प्रोज़ लिखा द मैन डाइड। ये अपनी इन्होंने कैद पे लिखा था, ठीक है? और उसके बाद इनके जो क्रिटिकल वर्क की बात करें तो उसमें आते हैं मिथ, लिटरेचर एंड अफ्रीकन वर्ड, ये एक ही वर्क है सारा। ये जो है वो ये एक्सप्लोर करते हैं आर्टिस्टिक रोल को, यानी कि जो योरूबा मेथोडोलॉजी और सिंबोलिज़्म है ना, उसको वो एक इसके एक आर्टिस्टिक रोल को एक्सप्लोर करते हैं अपने वर्क्स में। मज़ीद अगर आगे हम इनके वर्क्स की बात करें तो इनमें आते हैं द ओपन सोर ऑफ द कॉन्टिनेंट, द बर्डन ऑफ मेमोरी, द मोज ऑफ फॉरगिवनेस। अपने इन वर्क्स में उन्होंने अफ्रीकन पीपल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया है, साथ में जो वेस्टर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में इन्होंने बताया है और एक इसमें सीरियस टोन भी यूज़ की है और साथ में कॉमिक टोन भी इन्होंने यूज़ की है। इनके थीमेटिक फ़ोकस की तरफ चले जाते हैं, थीम्स की तरफ देख लेते हैं जो कि इन्होंने अपनी राइटिंग में यूज़ किए हैं। सेयोनका जो है ये एक डेडिकेटेड ऑथर हैं और इनका ये बिलीव था कि सारे के सारे अफ्रीका को एक फ़ोर्स बन के रहना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड उनको होके रहना चाहिए। और इन्होंने अपनी जो प्लेज़ में सटायर का यूज़ किया है, उसमें उन्होंने डिटेल इनकी सोसाइटी के फ्लॉज़ हैं, उनके बारे में बताया है और इन्होंने ये बताया है कि वो क्यों पावरफुल पीपल को डिसलाइक करते हैं। अपनी राइटिंग में इन्होंने खुल्लम-खुल्ला कहा है कि ये पावरफुल पीपल को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। क्यों डिसलाइक करते हैं? क्योंकि इनका ये मानना था कि जो पावरफुल पीपल होते हैं ना, इन्होंने स्पेशली पॉलिटिक्स वगैरह को इसमें जो नाइजेरियन पॉलिटिक्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था अपने वर्क में और जिसकी वजह से ये कैद वगैरह में भी गए और इनको जिलावतन भी किया गया। तो अब ये जो थे ये गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते थे। पॉलिटिशियंस जो थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते थे। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था ये जो पावरफुल पीपल होते हैं ना, ये पावर गेन करने के लिए अपनी आवाम को इस्तेमाल करते हैं। इनको अपनी आवाम के साथ कोई इतना लेना-देना नहीं होता, ना उनके मसाइल वगैरह का कोई होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पावर गेन करने के लिए ये जो है अपनी आवाम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो कहा है कि ये पावरफुल पीपल को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। अब इनका जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है एज़ अ नॉवेलिस्ट, एज़ अ प्लेराइट अफ्रीकन कल्चर पे और इन्होंने ये कहा था, इनका ये मानना था कि ना ये ना एक्सपर्टीज़ से ये डिमांड करते थे कि वो एक सीरियस अटेंशन दें इस पे। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि जो अफ्रीकन राइटर्स हैं ना, वो इनको एक डेमोंस्ट्रेटिव विज़न के तौर पे देखते थे। वो अफ्रीकन राइटर्स को एज़ अ पोटेंशियल रिडीमर्स के तौर पे देखते थे। ऐसे इंसान जो कि सोसाइटी को गाइड करते हैं टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। इनका ये बिलीव था कि एक राइटर के अंदर एक इनर लाइट होती है। एक ऐसी इनर लाइट होती है जो कि उसको दूसरों से सेपरेट करती है। और उसको वो इनेबल करती है कि वो लीड करे सोसाइटी को और साथ में उनको इंस्पायर भी करे, यानी कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, अपनी सोसाइटी को इंस्पायर करे और उनको एक सही रास्ते की तरफ लीड भी करे, ठीक है? इन्होंने अपनी राइटिंग्स में अफ्रीकन कल्चर के एलिमेंट्स को भी ऐड किया है, जिसमें कि रिलिजन, मेथोडोलॉजी, हिस्टोरिकल पोएट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो है सारी की सारी इन डेप्थ अगर बात करें तो ये सारी की सारी जो है इनकी राइटिंग से रेलेवेंस रखती हैं, जिसमें कि वो कंटेम्परेरी इश्यूज़ को भी हाइलाइट करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मज़ीद अगर बात करें तो योरूबा गॉड्स, यानी कि ये जो है योरूबा गॉड्स को अपने राइटिंग्स में, अपने प्लेज़ में एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे लेते थे, जो कि अफ्रीका के एक रिच कल्चर को भी रिप्रेज़ेंट करती हैं। इनके जो प्लेज़ होते थे वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह को दिखाते थे कि ऐसा ये ऐसे प्लेराइट थे, एक ऐसे अफ्रीकन थिएटर प्लेराइट थे जिस इन जैसा प्लेराइट अफ्रीकन लिटरेचर में आज तक कोई नहीं आया। ओयन ओगंबा ने इनको इस तरह से डिस्क्राइब किया है एज़ अ मॉडर्न आर्टिस्ट, ठीक है? इनको इन्होंने एज़ अ मॉडर्न आर्टिस्ट कहा है। ऐसा आर्टिस्ट जो कि चैलेंज करता है स्टेटस क्वो को और फायरलेसली एडवोकेट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को, ठीक है? यानी कि इंडिविजुअल की फ्रीडम्स पे वो बात करता है। इन्होंने उनको ये नाम दिया। इन्होंने जो नोबेल प्राइज़ विन किया था वो एक एविडेंस भी है कि ये कितने एक ज़बरदस्त अफ्रीकन राइटर थे। इनकी जो सेटिंग होती थी वो बहुत रिच सेटिंग जो थे वो अपनी प्लेस में इस्तेमाल किया करते थे। इसमें कि नाइजीरिया के सोशल और कम्युनिटी स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है, उसमें ये ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल करते थे। इनके जो प्लेज़ होते थे, लाइफ़ का जो एक ड्रामा है ना एक हिसाब से वो दिखाते थे और जो ब्लेंडिंग होता था ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट से। ये एक ऐसे राइटर हैं जो कि रिसेंटली पब्लिक की अटेंशन को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं और ताकि क्योंकि इनके जो प्लेज़ हैं ना वो लोगों को विज़डम दिखाते हैं और वो खुद से उसको एक रिलेट करते हैं। जो लोग हैं ना वो खुद को रिलेट करते हैं। ये अपनी राइटिंग्स में सॉन्ग्स का यूज़ करते थे, डांस का यूज़ करते थे, ड्रम बीट्स का यूज़ करते थे टू डिपिक्ट द लाइफ चेंजेस, स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। इनके जो वर्क हैं वो इन्फ्लुएंस रखते हैं वेरियस एलिमेंट्स पे, जिसमें कि मिथ आ जाती है, म्यूज़िक, डांस, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ जाता है। ये अपने प्लेज़ में डाइवर्स कैरेक्टर्स और सब्जेक्ट वगैरह का यूज़ करते थे और अगर बात करें कि ये लिखते कैसे थे, तो ये ना एक ऑपोज़िशन
जो थे ना वो बनाते थे। लाइक हर एक चीज़ के यानी कि अगर वो विलेज लाइफ़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो सिटी लाइफ़ के बारे में भी बात करेंगे। ट्रेडिशन है तो मॉडर्निज़्म के बारे में बात करेंगे, आइडिया है तो विज़न के बारे में बात करेंगे, इल्यूजन है तो रियलिटी के बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे भी लिखा है, जिसमें कि सोशल वन्स आ जाते हैं, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन सैक्रिफाइस। और ये जो थीम्स वगैरह हैं, इसमें क्या कहते थे कि इनके जो कैरेक्टर्स होते थे ना, वो मौत से नहीं घबराते थे। वो खुशी-खुशी मौत को कबूल कर लेते थे। मज़ीद अगर आगे हम लोग बात करें तो इनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ वोले सेयोंका टू द मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। लिटरेचर की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो ये टाइम टू टाइम जो है वो इवॉल्व होती आ रही है। ट्रेडिशनली लिटरेचर किसको कहा जाता है कि ये रेफ़र किया जाता है रिटन बुक्स को, ठीक है? इसको कि लाइक ऐसा ऐसा वर्क, ऐसी राइटिंग जिसको कि एक जिसकी कोई आर्टिस्टिक वैल्यू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बुक्स आ जाती हैं या फिर कोई ऐसा राइटिंग प्रोसीजर जो कि वेरियस सब्जेक्ट जो है उसका हो सकता है। लाइक उसको किसी भी सब्जेक्ट पे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो लिटरेचर जो है ना उसमें ओरल ट्रेडिशन को इंक्लूड किया जाता है, सच एज़ स्टोरी टेलिंग, और यही एक सिग्निफिकेंट पार्ट है अफ्रीकन लिटरेचर का, जो कि बाकी लिटरेचर से उसको सेपरेट करता है। अगर हम लोग बात करें अफ्रीकन लिटरेचर की, तो इसमें ओरल ट्रेडिशन भी आती है और रिटन वर्क्स भी आते हैं, ठीक है? इन अफ्रीकन्स एंड एफ्रो एस्टिएटिक लैंग्वेजेज़। एफ्रो एस्टिएटिक लैंग्वेजेज़ जो हैं, ये ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जो कि अफ्रीका के कुछ इलाकों में बोली जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेज़ हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ में लिटरेचर को लिखा जाता है, और साथ में यानी कि ओरल ट्रेडिशन को भी ऐड किया जाता है इसमें, ठीक है? यानी कि यही एक ऐसा मेन पॉइंट है जो कि इसको यूनिक बनाता है बाकी लिटरेचर से। और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में भी अफ्रीकन कल्चर को क्रिएट किया जाता है। जो अफ्रीकन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूरोपियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका फोकस किस पे होता है कि रिटन पे, ठीक है? लेकिन रिटन वर्क्स को वो लोग लिटरेचर कहते हैं। लेकिन अफ्रीकन लिटरेचर जो है उसकी अगर हम लोग डेफिनेशन करें तो उसमें ओरल लिटरेचर को भी इंक्लूड किया जाता है, और यही उसको यूनिक बनाती है। अब हम लोग बात कर रहे थे वोले सियोंका की, तो ये जो है, ये मैंने बताया कि ये एक नाइजेरियन ऑथर हैं, पोएट हैं, प्ले राइटर हैं, जो कि पैदा हुए थे नाइजेरिया में 13 जुलाई 1934 में, और ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हैं अफ्रीकन लिटरेचर में। मिचेल ओलारनीवाजो ने इनके बारे में क्या कहा था कि इनको डिस्क्राइब किया था एज़ अ मैन विद अ डिवाइन प्रेजेंस, ठीक है? कि एक ऐसा इंसान है जो कि डिफेंड करता है ह्यूमैनिटी को और प्रमोट करता है अफ्रीका की ओरिजिनैलिटी को। सेयोंका का जो शुमार है वो एलीट ग्रुप ऑफ ऑथर्स में होता है, जिनका कि बहुत अहम किरदार है अफ्रीकन लिटरेचर को प्रमोट करने में। सियोंका ने ये पूरी दुनिया में शो करवाया है कि जो अफ्रीकन लिटरेचर है वो कितना वैल्यूएबल और यूनिक लेगेसी है उसकी, और ये एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है वर्ल्ड लिटरेचर में। इन 1986 में जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, और क्योंकि ये पहले अफ्रीकन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, तो एक हिसाब से इन्होंने रिकॉग्निशन दी है अफ्रीकन लिटरेचर को वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इन्होंने रिकॉग्नाइज़ करवाया है अफ्रीकन लिटरेचर को, और साथ में दूसरे राइटर्स, दूसरे जो अफ्रीकन राइटर्स हैं उनके लिए भी अचीवमेंट्स के दरवाजे इन्होंने खोले हैं, और साथ ही साथ इन्होंने हेल्प की है अफ्रीकन लिटरेचर को कि वो एक एक्सेप्टेंस और लेजिटिमेसी को गेन कर सकें इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है? वर्ल्ड वाइड जो है वो पूरी दुनिया में अपना इन्होंने एक हिसाब से लोहा मनवाया है। और कुछ का तो ये भी बिलीव है कि जो अफ्रीकन लिटरेचर है वो ट्रूली बिगेन ही उस वक़्त हुआ है, ट्रूली उसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसी टाइम गेन की है जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनको रेफ़र किया जाता है ब्रिंगर ऑफ लाइफ टू अफ्रीकन लिटरेचर्स। और इनको इस बात का भी क्रेडिट दिया जाता है कि ये इनकी वजह से ही अफ्रीकन लिटरेचर जो है वो वर्ल्ड मैप पे हम लोगों को नज़र आता है। सियोंका का जो अनमैच्ड स्टाइल है, और साथ में वो एक उनको जो वो लैंग्वेज पे कमांड हासिल है, वही उनको यूनिक फिगर बनाती हैं लिटरेचर में। उसके बाद हम बात करते हैं इनका एक मेजर वर्क मंडेलाज़ अर्थ एंड अदर पोएम्स की। तो ये जो है ये वर्क लिखा था इन्होंने नेल्सन मंडेला पे, और नेल्सन मंडेला जो हैं वो कौन थे? ये पहले ब्लैक प्रेज़िडेंट थे साउथ अफ्रीका के 1994 से 1990 तक, ठीक है? ये कंट्री के पहले ब्लैक हेड थे जिन्होंने स्टेट को सर्व किया था, और इन्होंने इनसे इंस्पायर होके ही अपना ये वर्क लिखा है। इस वर्क में तकरीबन आई गेस 6 पोएम्स हैं, ठीक है? और ये जो कलेक्शन है इन्होंने इसमें यूज़ किया है प्रेज़ और सटायर, दोनों चीज़ों को यूज़ किया है, और हीरो को ऑनर जो है वो पेश किया है, ठीक है? यानी कि अपने बाकी कामों की तरह भी, जिस तरह वो बाकी कामों में सटायर वगैरह का यूज़ करते थे, बिल्कुल वहाँ यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ किया है। इन्होंने अपनी इस पोएम में हिस्टोरिकल और मिथिकल रेफरेंसेस को बहुत डीपली इस्तेमाल किया, बहुत डीपली इन्होंने इसको बयान किया है। और साथ ही साथ अगर मज़ीद बात करें तो इसकी जो रूट हमें मिलती है ना, प्रेज़ेंट में भी मिलती है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पोएम है ना, इनके जो वर्क है ये टाइमलेस है। टाइमलेस से क्या मुराद है कि अगर इनकी ये वाला जो वर्क है ये आज भी कोई इंसान पढ़ता है, कोई तो वो फिर उसको खुद के साथ रिलेट कर सकता है। किसी कोई ऐसा पॉलिटिक जो कि अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस तरह नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो झेली। इनको भी कैद में डाला गया था 1962 में, आई गेस 1962 में इनको कैद में डाला गया था, और ये 27 ईयर्स तक कैद में रहे थे, ठीक है? 27 ईयर्स तक के कैद में रहे थे। इसलिए जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो इस पोएम को पढ़ें और अगर वो अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ सच में करना चाहते हैं दिल से, तो इस पोएम को, इस वर्क को खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ये जो वर्क है इनका ये टाइमलेस है।
प्रेज़ेंट में भी इसकी रूट हम लोगों को मिलेगी। आगे में इन्होंने यही कहा है कि इसकी डुअल अप्रोच है, डुअल अप्रोच अचीविंग 2 थिंग्स, ठीक है? ये एक पॉलिटिकल हीरोज़ के लिए है, पॉलिटिकल हीरोज़ के लिए एक हिस्ट्री है जो कि प्रेज़ेंट में भी हम लोगों को मिलेगी, वो खुद के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ये पोएम्स हैं, ये सेमी डायलॉजिक एंड सेमी नैरेटिव फॉर्म्स में हैं, रेटोरिकल स्ट्रक्चर जिसमें यूज़ किया गया है और साथ में इसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज़ है प्रोनाउंस का आई एंड वी का और यू को भी इन्होंने नोटेबल फॉर्मल एलिमेंट के तौर पे इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसमें तकरीबन 6 पोएम्स हैं और जो तमाम पोएम्स हैं इन्होंने नेल्सन मंडेला को एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इन्होंने ये पोएम्स लिखी थी। नेल्सन मंडेला जैसे कि मैंने बताया जिनको के पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और इन्होंने एक सफरिंग हीरो हैं। सफरिंग हीरो हैं, इन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म किया पॉलिटिकल डिफीट से मॉरल विक्ट्री तक थ्रू सैक्रिफाइस। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है? 27 साल कैद में रहना मतलब आसान बात नहीं है। 27 साल सोचें आप खुद कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल कैद में गुज़ारे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आवाम के लिए, ठीक है? सैक्रिफाइस जो है वो इन्होंने किया, एक सैक्रिफाइसिंग हीरो के तौर पर इन्होंने जो है वो नेल्सन मंडेला को एक ट्रिब्यूट पेश किया है अपनी इन पोएम्स में। ये अपनी क्योंकि जैसे इसमें 6 पोएम्स हैं, तो इनकी इसी बुक की पोएम द योर लॉजिक फ्राइटेंड मी मैंडेला उसका लास्ट स्टैन्ज़ा है और इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन को इन्होंने इलस्ट्रेट किया है इन वाली लाइन्स में। मज़ीद अगर आगे बात करें तो जो नेल्सन मंडेला ने अपने साल जो थे वो गुज़ारे थे कैद में, वो किस तरह से उन्होंने एक पेशेंस के साथ गुज़ारे और किसी एक इंसान की यानी कि फ्रीडम को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को दाँव पे नहीं लगाया, ठीक है? उन्होंने खुद जो है वो तकलीफ़ें जो है वो बर्दाश्त की और इसी वर्क में जो पोएट है वो उनको एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखता है। उनको वो एडमायर कर रहा है और साथ में पज़लमेंट और ये जो है ये जो सारी की सारी फीलिंग्स है ना, ये कोर ऑफ प्रेज़ पोएट्री इन अफ्रीकन ओरल लिटरेचर, ठीक है? ये सारी की सारी फीलिंग्स जो है ये कोर है किसका? प्रेज़ पोएट्री इन अफ्रीकन ओरल लिटरेचर स्पेशली ये योरुबा ट्रेडिशन है कि किसी को अगर प्रेज़ करना है ना तो अपनी पोएम्स में रिडल्स वगैरह को यूज़ करे और साथ में पैराडॉक्सेस वगैरह का यूज़ करके किसी को प्रेज़ किया जा रहा है। पोएट की नज़र में जो मंडेला है वो एक मिस्टीरियस फिगर बन चुका है जिसको कि इन्होंने डाइटीज़ का नाम दिया है। डाइटीज़ जो है ये नॉर्मली कहा जाता है सुपरनेचुरल बीइंग्स को लाइक गॉड हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि गॉड वगैरह को रिप्रेज़ेंट किया जाता है इस वर्ड से। लेकिन यहाँ पे गॉड से नहीं है, सुपरनेचुरल एलिमेंट यहाँ पे जो है वो नहीं यूज़ किया गया बल्कि इसको इस सेंस में लिया गया है कि ये वो उनको एक होप की नज़र से देखते थे, फ्रीडम की नज़र से उनको देख रहे थे, ठीक है? यानी कि मिस्टीरियस फिगर जो है वो एक एज़ अ होप और एज़ अ फ्रीडम जो है वो उनको देख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी नीचे आपको कुछ इनकी लाइन्स मिल जाएँगी पोएट्री की। पोएट जो है वो एडमायर कर रहा है मंडेला की करेज को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके विज़डम को एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द प्रैक्टिकल रादर देन जस्ट हिज़ पेशेंस एंड एंड्योरेंस। अब इस वर्क के जो लास्ट पे वो इस्तेमाल करता है वर्ड नो का। नो, ही सेड उसने कहा नहीं, ठीक है? नो, आई एम नो प्रिज़नर ऑफ दिस रॉक, दिस आइलैंड, ठीक है? मैं यहाँ का मतलब कि ये यहाँ पे नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं कि कितना उन्होंने एक थंडर रिप्लेस कर दिया है, थंडर रिप्लेस द रिजेक्शन ऑफ आइसोलेशन मंडेला कि मैं यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं हूँ, ठीक है? बल्कि वो कहते हैं कि आई एम दिस रॉक, दिस आइलैंड। उन्होंने खुद का खुद ही बिकम्स द व्हेल, द आइलैंड एंड द ब्लैक होल ऑफ क्रिएशन। वो खुद को एक कैटलिस्ट के तौर पे देखते हैं। एक ऐसा कैटलिस्ट जो कि अपनी आवाम को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और अपनी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है आइसोलेशन को कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ। यहाँ का इस रॉक का मैं कैदी नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद एक रॉक हूँ। ठीक है? उन्होंने खुद को जो है वो रॉक बोला, खुद को आइलैंड बोला कि मैं आइलैंड हूँ ये और यहाँ की दुनिया को, यहाँ की सोसाइटी को मैं खुद बदलूँगा, अपनी आवाम को मैं खुद बदलूँगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग इनके मेजर वर्क्स की तरफ चले जाते हैं, तो इन्होंने प्लेज़ लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, मेमोइर्स लिखे हैं, क्रिटिकल एसेज़ और पोएट्री वगैरह भी लिखी है। नॉवेल्स की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें हम लोगों को नाम कुछ यूँ मिलते हैं कि द इंटरप्रेटर्स, द मैन डाइड, सीज़न ऑफ एनोमी और यहाँ पे 2 बायोग्राफ़ीज़ हैं। ये जो लास्ट वाली 2 है ना, ये दोनों की थोड़ी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हैं इनकी। एक है आकी, द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड और दूसरी है इसारा, अ वॉयेज अराउंड एसे। उसके बाद क्रिटिकल एसेस की बात करें तो उसमें आ जाते हैं मिथ, लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड और दूसरा है आर्ट। पोएट्री कलेक्शन की बात करें तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा भी है, मंडेलाज़ अर्थ एंड अदर पोएम्स, द शटल इन द कैरेप्ट, आइडरने एंड अदर पोएम्स और भी इनकी दूसरे पोएम्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इनके वर्क्स का, तो जो प्लेज़ हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है कलेक्टेड प्लेज़। कलेक्टेड प्लेज़ जो है ये इनका वर्क है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1988 में आई गेस ये पब्लिश हुआ। फ्रॉम ज़िया विद लव, स्कोरेज ऑफ हयाचिन्स, किंग बाबू ये इनका एक हिस्टोरिकल प्ले है। इसके अलावा कॉन्गिस हार्वेस्ट, मैडमन एंड स्पेशलिस्ट। मेमोइर्स की अगर बात करें तो इन्होंने लिखे हैं ऑटोबायोग्राफीज़ आकी, इबादन, इसारा। मज़ीद अगर हम लोग इनके वर्क्स की बात करें तो हम लोगों को वर्क्स मिलते हैं
क्लाइमेट दी प्योर ये इनका एक एसे है और ये फ्रेंच ट्रांसलेशन है इनके एसे की जिसका असल नाम था क्लाइमेट ऑफ फियर। इन्होंने इसमें फियर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है और साथ में इसके इम्पैक्ट क्या-क्या सोसाइटी पे आते हैं उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया। दूसरा हमारे पास है मिथ लिटरेचर एंड अफ्रीकन वर्ल्ड। ये इनकी एक एसेस की कलेक्शन की बुक है और इसमें इन्होंने एग्जामिन किया है रिलेशनशिप बिटवीन मिथ लिटरेचर एंड कल्चर इन अफ्रीका। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें द ओपन सोर ऑफ कॉन्टिनेंट ये इनकी एक पर्सनल नरेटिव बुक है जिसमें कि इन्होंने नाइजेरियन क्राइसिस के बारे में बताया हुआ है। ये इनका एक मेमोर है जिसमें कि इन्होंने अपने पर्सनल जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना पॉलिटिकल और सोशल जो भी उस वक़्त चल रहा था सब कुछ नाइजेरिया में, ये उस पे उन्होंने वर्क लिखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है रिक्वाइम पॉयर अन फ्यूचर लॉज। ये जो है ये भी एक फ्रेंच ट्रांसलेशन है जिसका असल नाम जो था रिक्यूम फॉर ए फ्यूचरोलॉजिस्ट। ये एक साइटिकल प्ले है जिसमें कि इन्होंने नाइजीरिया के मिलिट्री रूल्स को क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है सीज़न ऑफ एनोमे। ये जो नॉवल है ना इसकी सेटिंग जो है वो हम लोगों को मिलेगी नाइजीरिया सिविल वॉर की और इसमें जो इन्होंने थीम्स को एक्सप्लोर किया है उसमें वायलेंस और सोशल ब्रेकडाउन आ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाज़मी शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर को ले सकें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।